हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी में, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट में क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि एक तो यहाँ पर नए नए कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसे कुछ कंसेप्ट जो आपने पहले नहीं पढ़े, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, बट उन्हें अब नए तरीके से देखना आप शुरू करोगे। मतलब आप जानोगे कि पहले हमने पढ़ लिया है क्लास 10th में, क्लास 11th में, है ना, पर वो हमें बेवकूफ बना दिया था, ठीक है। किताबों में उतना छापा था, उतना हमने पढ़ लिया। उन्हीं चीजों को अब आप नए तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से देखोगे, ठीक है। तो नॉलेज की पर्पज से तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही। साथ में इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है, सर एग्जाम में आया है, बिल्कुल एग्जाम में, जेईई में, नीट में यहां से 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन जेईई में, नीट में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। साथ में बोर्ड्स में भी इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर अगर मुझसे पूछा जाए कि क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर कौन सा है, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डिफिकल्ट नहीं, कंसेप्चुअल। सबसे शानदार चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल लगाते जाना है साथ साथ, ठीक है। और ऐसा अगर आपने किया कि इसके न्यूमेरिकल साथ साथ लगाते गए, प्रैक्टिस करते गए क्वेश्चंस के साथ साथ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा आसान चैप्टर आपको ये नजर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, है ना। अब मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, उससे पहले मीनिंग देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, इसमें हमें पढ़ना क्या है ना। अगले 10-12 लेक्चर ये चैप्टर चलेगा, तो सर ठीक है 10-12 दिन हमें इसको पढ़ना है, पहले जान तो लेंगे है क्या, पढ़ना क्या है इसमें। तो देखिए जरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, सुनेंगे। यहाँ इलेक्ट्रो जो वर्ड उठाया गया है, ये कहीं ना कहीं दिया गया है किससे, इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से, या आप कह दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, है ना। बैटरी क्या होगा, आप इसको कह दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो केमिस्ट्री वर्ड उठाया है, ये कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन से। अरे केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहां केमिकल रिएक्शन से, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंटली यही तो मतलब होता है। तो सेकंड केमिस्ट्री वर्ड एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शंस को। किसको, केमिकल रिएक्शंस को। अब सुने, मतलब समझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के कोई नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करा दो। क्यों कहा मैंने नॉन स्पॉन्टेनियस, को खुद से नहीं होना चाह रही, तभी तो आपको इलेक्ट्रिक करंट पास कराना पड़ा, ठीक है। खैर छोड़ो, सुनो उसको, छोड़ो, सुनो जो बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करा के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओ और इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसा हो, या तो ऐसा हो या ऐसा हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें क्या मिलने लग जाए, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो आगे की बात है। ऐसा होगा, अभी इतना जान लेते हैं कि ऐसा होगा। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन का इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्जन्स देखते हैं। क्या ऐसा कह दो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखते हैं, इंटर कन्वर्जन देखते हैं। उस ब्रांच को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से, है ना। फिर से यहाँ क्या होगा, यहाँ कभी आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे, केमिकल रिएक्शन होगी, कभी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। बस ये 2 चीजें इस चैप्टर में हमें मेनली देखनी है, ठीक है। कभी इससे ये, कभी इससे ये, ठीक है। आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा, मीनिंग इसका क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली में क्या है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन से कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन भी स्पेशल केमिकल रिएक्शन होगा विच इज रेडॉक्स, है ना, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन से। सबसे पहले क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन से हम क्या गेन करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
क्या गेन करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ऐसा करने के लिए हमें कुछ एप्लियंस की जरूरत पड़ेगी, है ना, जैसे आप सेल कहते हो, है ना, घड़ी का सेल, रिमोट का सेल, उसमें क्या होता है, उस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन ही तो होती हैं, उन केमिकल रिएक्शन से आपको क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको नहीं, आपकी घड़ी को या आपके टीवी के रिमोट को। सही बात है, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन कैसी होती है? रेडॉक्स। रेडॉक्स और साथ में स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हो रही है, अंदर अंदर खुद से हो रही है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, आपने केवल हाथ में बांधा हुआ है उसको, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन से कैसे हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। इसका प्रोसेस देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, और साथ में वो एप्लियंस देखेंगे जिसके थ्रू ऐसा पॉसिबल है। ऐसे एप्लियंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर दोज सेल्स, है ना, जिनकी हेल्प से आप किसी रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले हमें इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है। फिर सेकंड पार्ट में अब इसके अंदर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, है ना, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे अब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं केवल, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप इसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप इसके अंदर पढ़ोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पहले पढ़ी भी हुई है ना, हाँ पढ़ी हुई है आपने क्लास 10th में एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कुछ याद है ना, कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने 10th क्लास में, रिएक्टिविटी सीरीज। वो रिएक्टिविटी सीरीज नहीं होती है एक्चुअली, हमें पागल बनाते हैं वो, तो 10th क्लास में होते हैं ना, तो बुक वाले छाप देते हैं एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से कि बच्चों को थोड़ा बहुत तो पता। एक्चुअली में उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो जो सीरीज थी उसको हम किस नाम से पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नस्ट इक्वेशन, मतलब वहां से तो सवाल आता ही है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं नस्ट इक्वेशन में से सवाल के आने के, ठीक है। खैर वो भी देखेंगे क्या होती है नस्ट इक्वेशन। इसके बाद हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पर पहुंचेंगे जहां हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। याद है आपको, आप रिएक्शन कराते थे इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, है ना, अब उन रिएक्शंस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उन रिएक्शंस में क्या होता था कि आप लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते थे, कोई सब्सटेंस डिसोशिएट हो जाता था, टूट जाता था, उसको हमें देखना। और ऐसा करने के लिए जो हमें एप्लियंस काम में लेने होते हैं उनको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। याद है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते थे उसको, है ना, जो एप्लियंस उसके लिए हम यूज लेंगे उनको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या होंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन करा दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन करा दे। खैर टेंशन मत लो, बहुत आसान है, समझ में आएगा। इसके बाद हमें कुछ फैराडेज के लॉ पढ़ने, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, 11th की फिजिक्स में पढ़े थे, है ना, फैराडे लॉ, है ना, वो हम दोबारा देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। वहां से भी सवाल आने के चांसेस बहुत सवाल आने के चांसेस होते हैं वहां से भी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग कंडक्टिविटी के कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। हाँ, कंडक्टिविटी के कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो आपने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं वो भी, और जो आपने नहीं पढ़े हुए वो भी। कुछ नए टर्म से आप इंट्रोड्यूस करोगे खुद को, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और मैंने आपको मतलब समझाया है इसका, इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इन्हीं को एनसीईआरटी कह देता है वोल्टेज सेल, या इन्हीं को एनसीईआरटी लिख देता है गैल्वेनिक सेल। आप इनमें से इसको कुछ भी कह दें, ये बुरा नहीं मानेगा, है ना। आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह दें, आप इसको वोल्टेज सेल कह दें, आप इसको गैल्वेनिक सेल कह दें, इसको तीनों ही नाम बहुत अच्छे लगते हैं। पेपर में ये किसी भी नाम से आ जाता है, ये इस नाम से आ सकता है, इससे आ सकता है और इससे आ सकता है। होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो सेल्स जो किसी रेडॉक्स
केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी मिली उसको किसमें कन्वर्ट कर दें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट कर दें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई रिपीट, क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल? वो सेल्स जिनमें किसी रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट करने की एबिलिटी हो, टेंडेंसी हो, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, समझते हैं, टेंशन मत लो, समझते हैं। आपने बचपन में एक रिएक्शन पढ़ा था, याद है आपको? आपने पढ़ा था कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, एक्वस सॉल्यूशन है ना? आप लोग सब जानते हैं ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। ठीक है, आपने इसको रिएक्ट कराया विद जिंक, है ना? जिंक मेटल के साथ आप इसको रिएक्ट कराते हो, पढ़ा हुआ है आपने 10th क्लास में, 11th क्लास में इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से, याद आया? तो आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब जिंक मेटल डालते हो तो क्या होता है? तो सर ZnSO4 बनता है, साथ में कॉपर बाहर निकल जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। ये आ जाएगा एक्वस में और ये आ जाएगा सॉलिड। ऐसा ही कुछ पढ़ा था आपने। अब जरा इस रिएक्शन को थोड़ा आंखें खोल के देखो कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है ना? कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है देखो। यहां पर सॉल्यूशन में Cu2+ आयन थे, है ना? यहां पर सॉल्यूशन में Cu2+ आयन थे। वो Cu2+ आयन डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो गए? कॉपर में। जरा देखो, Cu2+ Cu0 में चला गया। कैसे जा सकता है? जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक, अच्छा, मेरे पास यहां Zn था, जिंक था, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 0। इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। देखो जरा, जिंक 0 से किस में चला गया? 2+ में। नजर आ रहा है ना? Zn 0 से गया 2+ में, तो कैसे गया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के गया होगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए होंगे? Cu2+ ने लिए होंगे। किसमें कन्वर्ट हुआ? कॉपर। एक्चुअली में इस रिएक्शन में हुआ क्या है? एक्चुअली यहां पर एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई। नजर आ रहा है आपको? यहां क्या हुआ? एक रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, जिंक गया 0 से 2+ में। जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। सबको समझ में आ रहा है इतना कि यार जिंक 0 से गया 2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? रिडक्शन। क्या ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या होता है? रिडक्शन। तो Cu2+ का यहां क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, क्या हुआ? रिडक्शन। क्लियर हो रही है मेरी बात? एक का हुआ ऑक्सीडेशन, एक का हुआ रिडक्शन। आई रिपीट, एक का हुआ ऑक्सीडेशन, एक का हुआ रिडक्शन। मतलब सर यहां एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई। क्या हुई? रेडॉक्स रिएक्शन। और ये खुद से हुई, आपने कुछ नहीं किया। आपने केवल इतना किया कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जिंक मेटल डाल दिया। आपने बस इतना किया, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब जो कुछ भी हुआ अपने आप हुआ। कॉपर सल्फेट एक्चुअली में ब्लू कलर का होता है, जानते हो आप, है ना? सब जानते हैं। Cu2+ आयंस की वजह से ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया एक रेड पीपीटी में। ऐसा ऑब्जर्व हुआ। अरे भाई क्या किया? एक कंटेनर लेते हैं, है ना? इस कंटेनर में हम लोग जिंक मेटल डाल दी, है ना? जिंक मेटल के टुकड़े डाल दिए बहुत सारे। क्या हुआ? थोड़ी देर बाद ब्लू कलर गायब हो गया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि Cu2+ आयन किस में कन्वर्ट हो गए? ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? Cu2+ आयंस की वजह से होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? Cu2+ आयंस की वजह से होता है। ठीक है, Cu2+ आयंस कन्वर्ट हो गए Cu में। और कॉपर किस कलर का होता है? सबने देखा है, ब्राउनिश रेड कलर का। ठीक है, तो यहां पर ब्राउनिश रेड कलर का कुछ पीपीटी बनने लग गया। तो इसका मतलब यही तो है ना कि कॉपर का रिडक्शन हो गया, है ना? अब कॉपर का रिडक्शन तब होगा जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। बात आपको समझ में आ रही होगी? ठीक है, अब यहां पर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ। दैट मींस एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई।
और इस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू कुछ एनर्जी भी निकली। यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर लगा के चेक किया तो हमने पाया कि इस रिएक्शन में जो सॉल्यूशन है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब कुछ एनर्जी भी निकल रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, यहाँ एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई जो खुद से हुई तो स्पॉन्टेनियस थी, हाँ या ना? अरे भाई, जो रिएक्शंस खुद से हो, जिनको करवाने के लिए आपको कुछ ना करना पड़े, ऐसी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती है। तो ये ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन थी जो स्पॉन्टेनियस थी, और स्पॉन्टेनियस थी तो इसने कुछ क्वांटिटी में एनर्जी निकाली। समझ रहे हो बात को? यानी कि एक केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या गेन कर रहे हैं? यहाँ पे एनर्जी गेन कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि यहाँ पर रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से क्या गेन कर रहे? कुछ हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्यों बोला? क्योंकि टेम्परेचर रेज हुआ तो हीट एनर्जी आपने गेन की। अब यहां पर साइंटिस्ट लोगों का दिमाग ठंडा, उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी बन रही ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बन रही। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। क्या हो रहा है यहाँ पे भैया? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोग जो है ना, उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब समझो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, और यू कैन से द रेट ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, है भाई। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से या इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट बनने के चांसेस हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो हो रहा है, और ये खुद से हो रहा, कोई कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। ऐसा भी नहीं है कि कुछ एनर्जी देके आप लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा रहे हो ना, खुद से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, आई रिपीट, इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएं। ठीक है, यहीं से आइडिया आया किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, या वोल्टेइक सेल का, या गैल्वेनिक सेल का। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल होते हैं जो रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी मिली उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अभी कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहां पर तो हीट एनर्जी मिल रही है, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया तो आया। आइडिया क्या? कि यार इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कैसे? यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो चांसेस हैं कि यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा सके। ठीक है, और यहीं से आइडिया आया था किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है, तो कैसे हम एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना नोट किया होगा, नहीं भी किया होगा तो केवल इतना नोट कर लो क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से सुनते जाना। हमने ये रिएक्शन जो कराई अभी वो एक ही कंटेनर में थी, एक ही कंटेनर में करा दी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। अरे ये इलेक्ट्रॉन, सुनो क्या कह रहा हूं, सुनो। मान लो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट। ठीक, इसमें हमने जिंक मेटल डाली। अब क्या हो रहा है? जिंक से ट्रांसफर Cu2+ को इलेक्ट्रॉन का यहीं की यहीं हो रहा है। अगर ये ट्रांसफर किसी कंडक्टिंग वायर से कराने लग जाए तो तब काम हो सकता है आपका। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी, है ना। देखो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन से हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, है ना, एक कंटेनर लिया छोटा सा, ठीक है, और छोटा सा होता है तो बहुत बड़ा बनाया हमने, और उसमें भर दी ZnSO4 या जिंक सल्फेट। उसमें हमने क्या भर दी? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। और
इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दी इस तरह से, ठीक है, किसकी, जिंक मेटल की, मतलब जिस मेटल का हमने सॉल्यूशन लिया उस मेटल की हमने क्या लगा दी है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लेके उसमें जिंक मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिया। इधर एक दूसरा सॉल्यूशन लिया, इस दूसरे सॉल्यूशन में, दूसरा सॉल्यूशन किसका था हमारे पास, कॉपर सल्फेट का, दूसरा सॉल्यूशन किसका लिया हमने, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। और इधर भी हमने क्या लगा दी, एक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किसकी लगा दी भाई, कॉपर की, कॉपर मेटल की एक इलेक्ट्रोड लगा दी, ठीक है, काफी बड़ी इलेक्ट्रोड लगा दी सर आपने, है ना। एक हमने लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक हमने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और जिस मेटल का सॉल्यूशन लिया उस मेटल की हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिया। अच्छा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट किया थ्रू अ कंडक्टिंग वायर और बीच में लगा दिया एक वोल्टमीटर या आप कह दो अमीटर, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो हो तो मुझे पता लग जाए, बस इतने के लिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, कोई वोल्टमीटर या अमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने तुमसे कहा कि जिंक का, पिछली रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी तो वहां क्या हो रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो यहाँ भी हुआ, यहाँ भी एक्चुअली जिंक का नेचर होता है ऑक्सीडाइज होने का। याद करो अभी अभी हमने देखा था जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2+ में। एक्चुअली जिंक का नेचर है वो, जिंक की टेंडेंसी है वो, जिंक अपनी जिंदगी में चाहता है कि मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊं, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाऊं। मतलब जिंक का, ध्यान से सुनो, जिंक का Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन देके Zn2+ में कन्वर्ट होना इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप यहाँ सवाल नहीं उठा सकते कि ये क्यों हो रहा है, जिंक को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में क्या क्या बना ले, Zn2+ बना ले ऑक्सीडाइज होकर, उसका नेचर है, उसके लिए स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, है ना। अरे भाई पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस है। पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए यहाँ पे। सुनो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और दोज प्रोसेस जो खुद से हो, बस उन पर आप ये नहीं कह सकते क्यों हो रहा है भाई तू, है ना। इतना जरूर कह देते हैं कि इनके लिए डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। खैर समझो मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैंने कहा कि यहां भी वही हुआ जो वहां हो रहा था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालने पर। यहां जिंक रोड यहां से टूट के गिरने लगा जिंक की फॉर्म में, और किस में कन्वर्ट होने लगा, Zn2+ में, यानी कि ये जिंक यहां कन्वर्ट होने लगा Zn2+, Zn2+, की फॉर्म, ठीक है, रोड से। तो ये रोड धीरे धीरे मास में कम होने लगी, ऐसा हुआ, ऐसा एक्चुअली में हुआ, है ना, कि जिंक रोड मास में धीरे धीरे कम होने लगी। जिंक मेटल Zn2+ की फॉर्म में गिरने लगी सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, रोड पर आ गए, रोड पर मतलब इलेक्ट्रोड पर आ गए, सड़क पे नहीं, है ना। अच्छा, अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते 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 कंडक्टिंग वायर से इधर पहुंचे, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब धीरे 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 करके कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, कॉपर रोड के पास पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनेंगे ध्यान से, यहां सॉल्यूशन में कौन से आयन थे, Cu2+ और SO4 2-। आपको याद है अभी मैंने रिएक्शन कराया था ZnSO4+ Cu का, कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर का नेचर होता है रिड्यूस होने का। जिस तरह जिंक चाह रहा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीडाइज हो जाऊं, कॉपर चाह रहा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस हो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयन थे, इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को देखा जो कि इस वायर से यहाँ पहुंचे थे, कहीं तो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, और देख के जीव लगा गई, अरे भाई साहब मजा आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गए। इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा, कहा कि तुम हो, हमारे जाने नहीं देंगे, और ये Cu2+ आयन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कन्वर्ट हो गए कॉपर में, यानी कि यहाँ रोड पर जाकर, ये इलेक्ट्रोड पर जाकर ये Cu2+ आयन चिपकने लगे, और ऐसा देखा गया कि इस कॉपर रोड का मास धीरे 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 इंक्रीज होने लगा। होगा ही भाई, यहाँ पर Cu2+ आयन रोड पर जाकर चिपक गए, रोड मतलब इलेक्ट्रोड पर जाकर चिपक गए, सड़क पे नहीं, है ना। तो फिर से सुनिए, यहाँ 2 रिएक्शंस देखने को मिली इस तरह लगाने के बाद। जिंक की टेंडेंसी थी ऑक्सीडाइज होने की, तो जिंक इलेक्ट्रोड
सॉल्यूशन में गिरने लगी, Zn2+ की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए कहां पहुंचे, यहां पहुंचे। यहां पर Cu2+ आयन लिया मैंने, Cu2+ की टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन लेने की, है ना। वो क्या चाहता था, रिड्यूस होना चाहता था। अरे ये क्या करना चाहता है, रिडक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या करना चाहता है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस इन दोनों के लिए स्पॉन्टेनियस है। आप सवाल तो उठा ही नहीं सकते कि क्यों, उन्होंने जवाब दे दिया कि भैया ये दोनों रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस होना चाहती है खुद से, ठीक है। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर में कन्वर्ट हुआ। क्लियर हो रही होगी आपको मेरी बात, किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर में कन्वर्ट हुआ, रिडक्शन हुआ। अब यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे, पहले भी हो रहे थे सर। अरे जब हमने कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन कराई तब भी हो रहे थे, पर फर्क क्या है, यहां इन दोनों रिएक्शन के होने में हमने कंडक्टिंग वायर लगाया जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से कहां पहुंचने लग गए, यहां पे। तो हम सब जानते हैं कि इस तरफ क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। अगर मैं बात करूं आई की, तो वो इस तरफ फ्लो होने लगेगा। और देखिए जरा, आपने केमिकल रिएक्शन कराई, कौन सी, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, स्पॉन्टेनियस की दोनों करवाई, और आपको क्या मिलने लग गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गया सर्किट में। यहां एक बल्ब लगाया, बल्ब जल जाएगा इन दोनों रिएक्शंस के चलते। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, है ना। फिर से सुन ले, यहां हुआ जिंक का ऑक्सीडेशन, यहां हुआ कॉपर का रिडक्शन, दोनों स्पॉन्टेनियस। और इस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, स्पॉन्टेनियस केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन से, ऐसा लिख देना चाहिए मुझे, रेडॉक्स रिएक्शन से आपने क्या गेन कर ली, आपने गेन कर ली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या गेन कर ली भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ऐसा करने के लिए आपने ये एप्लियंस काम में लिया, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या आप कह दो वोल्टेइक सेल, या आप कह दो गैल्वेनिक सेल। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसमें हमने जिंक मेटल का क्या किया, एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड किसका लिया, कॉपर का। अब मेरी बात को एक बार और सुनो, क्या यहां जरूरी है मैं जिंक लूं हमेशा, क्या यहां जरूरी है मैं कॉपर लूं हमेशा, क्या ऐसा जरूरी है, नहीं। यहां हर वो मेटल की रोड, मेटल का सॉल्यूशन लिया जा सकता है, दोनों की बात कर रहे हैं। यहां हर उस मेटल की रोड और सॉल्यूशन लिया जा सकता है जिंक की जगह, जिसके लिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास निकेल है। अब निकेल का नेचर है किसमें कन्वर्ट होना, Na2+ में कन्वर्ट होना, 2 इलेक्ट्रॉन देके। तो यहां आप जिंक की जगह निकेल और निकेल सल्फेट ले सकते हैं, NiSO4। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अरे भाई यहां हर वो मेटल ली जा सकती है जिसका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी हो, यहां हर वो मेटल ली जा सकती है जिसका रिड्यूस होने का नेचर हो। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है AgSO4 का सॉल्यूशन ले लिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो Ag2SO4 का, यहाँ पर Ag प्लस सॉल्यूशन से आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Ag में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। जरूरी नहीं है कि जिंक और कॉपर लें, कोई भी ऐसी मेटल जो ऑक्सीडेशन का नेचर रखती है वो यहाँ रख दो, कोई भी ऐसी मेटल जो रिडक्शन का नेचर रखती है वो यहाँ ले लो, आपका काम हो जाएगा। आपको स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाएगा भाई। हाँ, इस बात से फर्क पड़ेगा कि उसके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। समझते चलना साथ साथ कि मान लो कि मेरे पास एक जिंक है और एक निकेल है, दोनों का ऑक्सीडेशन का नेचर है, तो डेफिनेटली दोनों ऑक्सीडाइज होंगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू करा देंगी, ठीक है, दोनों का नेचर है। पर हम कह रहे हैं दोनों में ज्यादा टेंडेंसी किसकी है, जिंक की, तो डेफिनेटली जिंक की वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, या ऐसा कह दूं कि जिंक इन इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा तेज करवाएगी तो। क्लियर होती है मेरी बात, आपको समझ में आ रहा होगा। समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना इसको बहुत जरूरी है कि यहाँ हर वो मेटल ली जा सकती है जो ऑक्सीडाइज होना चाहती है, यहाँ हर वो मेटल ली जा सकती है जो रिड्यूस होना चाहती है। क्लियर हो गई बात मेरी। सब सेल क्या बनाएंगे, सब तरह के सेल, जैसे इस सेल को जो मैंने यहाँ बोर्ड पे बनाया हुआ है इसको मैं कहूंगा जिंक कॉपर सेल।
क्या कहूंगा, जिंक कॉपर सेल, जिनमें मैंने जिंक का एक इलेक्ट्रोड लिया है जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का एक दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है। अब इन इलेक्ट्रोड को कैथोड एनोड कहेंगे, थोड़ी देर बाद कहेंगे, रुक जाते हैं, ठीक है। इस सेल को क्या कहूंगा, जिंक कॉपर सेल। इसी को एनसीईआरटी प्यार से डेनियल सेल भी लिख देता है। क्या लिख देता है, डेनियल सेल। मतलब आप जिंक मेटल का एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड किसका, कॉपर का, अगर आप ले लें तो इस सेल को क्या कहता है, डेनियल सेल। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, निकेल क्रोमियम भी ले सकते हो, निकेल क्रोमियम से, है ना भाई। निकेल का नेचर ऑक्सीडेशन का होता है, क्रोमियम का रिडक्शन का होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है दोनों के लिए। तो निकेल और क्रोमियम का इलेक्ट्रोड लगा दो तो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ये एक एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब सुनो आगे, अब इस सेल के बारे में, डेनियल सेल के बारे में बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, ये बाकी सब मिटा देते हैं, है ना। डेनियल सेल के बारे में बातें कर लेते हैं। इसको साफ कर दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसको फिर से बनाते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने बात की, आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा। यहाँ Cu2+ आयन कॉपर की फॉर्म में चिपक रहे थे, और ये क्या है आपका कॉपर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर जिंक का हो रहा ऑक्सीडेशन, ये कंप्लीट सेल है, सुनना, ये एक कंप्लीट सेल है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सुनो, इसमें एक तरफ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ पे जरा देखना, जरा वो नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि भैया जिंक Zn2+ की फॉर्म में यहाँ गिरी और यहाँ क्या छोड़ दिया उसने, इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली ये रोड कैसी हो जाएगी आपकी, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रोड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो यहाँ क्या हो रहा है, Cu2+ इन दो इलेक्ट्रॉन को लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है, फिर अगला Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ओवरऑल इस रोड पर, कॉपर रोड पर चार्ज रहेगा 0, यानी कि ये रोड कैसी होगी, न्यूट्रल। कैसी होगी, न्यूट्रल। आप मन ही मन जानते हो कि रोड कैसी है, न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो Cu2+ खा के मस्त ऐश कर रहा है। बट इसके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड कैसी है, पॉजिटिव। अरे समझो, आप मन ही मन जानते हो, सच्चाई आपको पता है कि ये रोड कैसी है, भैया ये रोड न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेके अपना काम कर लेगा। बट आप मन ही मन ये भी तो जानते हो बेटा कि अगर इससे कंपेयर करें तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉजिटिव। इस इलेक्ट्रोड को मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपकी नेगेटिव चार्ज रोड होगी उसको हम कहेंगे एनोड, यानी कि ये रोड कौन सी रोड हो जाएगी, एनोड, ठीक है। और ये रोड कौन सी रोड हो जाएगी, कैथोड। बात समझ में आ रही है? मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो रोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको हम कहेंगे एनोड, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड। आप लोग इसको ऐसे याद रखें तो ज्यादा बेटर है कि वो रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा एनोड होती है, और वो इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है वो हमेशा कैथोड होती है, ठीक है। जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड की तरह काम करती है, जिस पर रिडक्शन होता है वो कैथोड की तरह काम करती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना, उसको हमने कह दिया एनोड, मतलब जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको हमने क्या कह दिया, कैथोड कह दिया, ठीक। एक एनोड हो गई, एक कैथोड हो गई। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब सुनो, आपको पता है ये एक कंप्लीट सेल है, Zn अभी तो कंप्लीट कहाँ है, पर हाँ एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा ही है ना, कि आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू करा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनो आगे, इस सेल में, सुना, इस सेल में, और ऐसा कहना चाहिए मुझे, इस कंप्लीट सेल के बनने में आधा पार्टिसिपेंट इस सेल का है, आधा पार्टिसिपेंट इस सेल का है, तो इन दोनों को हम कहते हैं हाफ सेल।
इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये एक हाफ सेल हो जाएगा, ये एक हाफ सेल हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये एक हाफ सेल हो जाएगा, ये एक हाफ सेल हो जाएगा। अब ये हाफ सेल मैंने लेफ्ट साइड बनाया, ये हाफ सेल मैंने राइट साइड बनाया, ठीक है। तो इस हाफ सेल को हम लेफ्ट हाफ सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेफ्ट हाफ सेल के नाम से जानते हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो पार्ट जो लेफ्ट साइड हो उसको हम क्या कह देते हैं, लेफ्ट हाफ सेल। और सिंस ये राइट साइड बनाया है तो इसको हम क्या कह देते हैं, राइट हाफ सेल। कोई दिक्कत वाली बात है ना? अच्छा आगे सुनो, इस सेल पर जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है ना? तो इसको हम एक और नाम दे देते हैं, क्या? एनोड हाफ सेल। अरे इस साइड की जो इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, एनोड हाफ सेल। इस साइड की इलेक्ट्रोड को हम क्या कह रहे हैं, कैथोड, तो इसको हम क्या कह देते हैं, कैथोड हाफ सेल। क्लियर हो गई मेरी बात? आगे सुनो, इस साइड जो सेल है, इस साइड जो सेल है वो नेगेटिव चार्ज, उसकी इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज है, या हम कह रहे हैं कि एनोड कैसी चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, तो हम इसे नेगेटिव हाफ सेल भी कह देते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? एक और नाम आ गया, तो इसको क्या कह देंगे, बिल्कुल सही, पॉजिटिव हाफ सेल। क्योंकि इस साइड की रोड को हमने कैसा माना है, पॉजिटिव माना है, तो हमने इसको क्या कह दिया, पॉजिटिव हाफ सेल। अच्छा एक और चीज देखना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, या इस हाफ सेल में एक्चुअली हो क्या है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह देते हैं। बस और नहीं, टेंशन नहीं। और इसको हम क्या कह देते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। घबराने लग गए सर, कितने नाम बता दिया। अरे भाई बहुत आसान है, इस साइड का इलेक्ट्रोड हमने एनोड कहा तो एनोड हाफ सेल, इस तरफ कैथोड कहा तो कैथोड हाफ सेल, ठीक है। इस साइड का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इसको हमने कहा नेगेटिव हाफ सेल। इस साइड का हमने इसके कंपैरिजन में देखा कि पॉजिटिव चार्ज है तो हमने कहा पॉजिटिव हाफ सेल, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा तो इसको हमने कहा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको हमने क्या कहा, रिडक्शन हाफ सेल। और लास्ट में आपने देखा है कि हमने इसको लेफ्ट साइड बनाया, इसको राइट साइड बनाया, तो इसको बोल दिया लेफ्ट हाफ सेल और इसको बोल दिया राइट हाफ सेल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इस तरह से आप इन हाफ सेल को चार चार नामों से बुला सकते हो। याद रखना चाहो वैसे तो याद हो गया होगा, है ना, बना के देख लेंगे याद हो जाएगा। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। फिर भी अगर याद रखना चाहो तो एक ट्रिक बता देते हैं, LOAN लॉग, है ना, सब किताबों में छपी पड़ी है, देख लेना। L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड और N मतलब नेगेटिव। मतलब लेफ्ट साइड होगा ऑक्सीडेशन, जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको हम एनोड कहेंगे और एनोड यहाँ कैसी चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंड वाइस वर्सा, बाकी का तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेल है एक डेनियल सेल है। डेनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन को इससे समझ सकते हैं। अभी इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें अभी बाकी रह गई है, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल, और उसका एक एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा डेनियल सेल। बाकी सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड ही तो चेंज करनी है। अगर दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है डेनियल सेल के अलावा तो क्या करोगे, इलेक्ट्रोड चेंज करोगे, सॉल्यूशन चेंज करोगे, बाकी प्रोसेस तो वही होगा, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन, यानी कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देखा, इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक बार इस लेक्चर को पढ़ने के बाद अपने नोट्स बना के उनको रिवाइज जरूर करें, बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।